हिंदी साहित्य की यादगार कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी की सुप्रसिद्ध और सशक्त कथाकार अरुणा सीतेश जी की लिखी हुई कहानी नुमाइश। तो शुरू करें कहानी। आइए, कहते हुए मिस्टर झंगरन ने मुस्कुराहट उड़ेल दी। इतने निकले हुए दांत, होंठ फैलते ही जा रहे थे। इतनी लंबी मुस्कान, हे भगवान, मुझे पीछे नहीं रहना चाहिए। मैंने भी पूरा जोर लगा दिया। होंठ जहाँ तक खिंच पाए खिंचे। आश्वस्त हुई कि मैं उनसे कम नहीं रही इस कोशिश में, लेकिन बोलना तो भूल ही गई थी। लेकिन क्या, दिमाग कभी कभी ऐन वक्त पर काम दे ही जाता है। अरे मिसेस झंगरन कहाँ रह गई, दिखाई नहीं दे रही? मैंने अंदर घुसते हुए पूछा। हेलो डियर, कहती हुई मिसेस झंगरन आ गईं। वही दांतों का निकलना, होंठों का खिंचना, जैसे रुकने का नाम ही नहीं लेता। मेरे नहले पर दहला। मैंने अपने पति की ओर देखा। वे गंभीर सी हल्की मुस्कुराहट लिए खड़े थे। मुझे मन ही मन बड़ी कुढ़न हुई। वहाँ भी फिलॉसफी बघारना जरूरी था क्या? पर इनके चेहरे से प्रोफेसर की नेम प्लेट हट ही नहीं पाती। कितनी बार कंपटीशन में उतारने की कोशिश की है, मगर ये हैं कि अखाड़े के नाम से ही डरते हैं। हमेशा की तरह वही परिचय की रस्म। बड़े बड़े लोग, इनकम टैक्स अधिकारी, डॉक्टर साहब, वकील साहब और पुलिस कमिश्नर भल्ला सपत्नीक थे। मिस्टर झंगरन की बड़े बड़े लोगों से खूब दोस्ती है। मिस्टर जैन अकेले थे, बड़े पहुँचे बिजनेसमैन। उनकी पत्नी रात में खाना नहीं खाती, तबीयत भी कुछ खराब थी, अतः आई ही नहीं। मिस्टर श्रीवास्तव भी अकेले ही आए थे। उनकी श्रीमती जी की अनुपस्थिति का कारण मैं नहीं सुन सकी। कौशिक दंपति, जो एक बहुत बड़े अखबार से संबद्ध हैं, लड़के की अचानक बीमारी के कारण ना आ सके। याद आया, निमंत्रण देते समय मिसेस झंगरन ने कहा था, तुम्हें उस दिन का सबसे ज़रूरी काम करना होगा। जिन लोगों को बुला रही हूँ उनसे सारे समय बातचीत का जिम्मा तुम्हारा ही है। मेरी प्रश्न सूचक मुद्रा के उत्तर में स्पष्टीकरण मात्र यही मिला था। अरे भाई, जानती तो हो, सोशल एटिकेट्स हैं, सभी को बुलाना पड़ता है। फिर झंगरन साहब का तो कारोबार ही ऐसा है कि 10 तरह के लोगों को एंटरटेन किए बिना गुजारा नहीं है। अब तुमसे क्या छिपाना, इस डिनर में जो लेडीज़ आएंगी उनमें से ज़्यादातर को मैं बर्दाश्त भी नहीं कर पाती। दे गेट ऑन माई नर्व्स, खुद ही देख लेना। तो इसीलिए इन सब के साथ हमें न्योता गया था। आपको इसके लिए औरों की ज़रूरत कब से पड़ने लगी? आपके सोशल चार्म की शोहरत तो दूर दूर फैली है। पारस्परिक सद्भावना के अंतर्गत मैंने कहा। अरे जाने दो, तुम तो जानती ही हो, अपना तो जो अंदर है वो ही बाहर। बातों के लच्छे बनाना अपने बस का नहीं। फिर वे कुछ सोचती सी बोली थी। अच्छा याद आया, पिछली बार तुमने जो कैबेज रोल्स बनाए थे बहुत ही बढ़िया थे। ये कह रहे थे उन्हें ज़रूर बनाना। मैंने कहा मेरे बस के तो हैं नहीं, आशू से ही कहूँगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें क्या है, मैं दिन में ही आकर बना जाऊँगी। तुम्हें परेशानी होगी, उन्होंने कहने भर के लिए कहा। अरे नहीं, परेशानी कैसी, मैंने भी कहने भर को ही कहा था, बल्कि घर से ही बनाकर लेती आऊँगी, आप नंबर बता दें। तो असली कारण वो नहीं, ये था। इनकम टैक्स ऑफिसर और पुलिस कमिश्नर से तो मेल बढ़ाना ही चाहिए, काम आएंगे। और कुछ न सही तो इनके साथ उठने बैठने से पास पड़ोस और संगी साथियों पर कम से कम रौब तो पड़ता ही है। इनकम टैक्स ऑफिसर की पत्नी की साड़ी कीमती है, उसी की तारीफ करते बात बढ़ाई जा सकती है। हालांकि डिज़ाइन पुराना भी है और गंवारू भी, ठेठ सुनहरी जरी की थप्पक थैया, पर उससे क्या। पुलिस कमिश्नर, मैंने पति देव को इशारा किया कि चेहरे से मनहूसी हटाओ और इनको संभालो। उनकी पत्नी छोटे से मुंह पर दुगने साइज़ का जूड़ा बनाए थी। लेटेस्ट स्टाइल में कुछ खुले बाल कंधे तक भी आ रहे थे। सब स्विच का कमाल होगा, कौन जाने पूरा का पूरा विग ही हो। आजकल पता थोड़ी चलता है, भगवान ही बचाए ऐसे जूड़े से। सोचा इनसे जूड़ा बनाने का ढंग पूछूं तो खुश हो जाएंगी। डॉक्टर और वकील की पत्नियां, उनके लिए तो साधारण सी औपचारिक मुस्कुराहट ही काफ़ी थी। जान पहचान में पहले ही बहुत हैं। यूँ भी उन दोनों की पुरानी जान पहचान सी लगती थी, दोनों के ही सिर जुड़े थे। एक सरसरी नज़र कमरे पर दौड़ाई। कीमती सोफ़ा सेट, कालीन, सेंटर टेबल, पैक टेबल से फिसलती हुई वो सेटी पर ठहर गई। शायद नई ली थी। डिज़ाइन बड़ा अच्छा था। पीठ का जालीदार काम जितना खूबसूरत था, उतना ही टेपेस्ट्री का रंग और डिज़ाइन भी। कितने की होगी?
कुछ क्षण अटकल लगाई। हटाओ भी, मिसेस झिंगरन स्वयं ही बता देंगी। किसी भी कीमती सामान का दाम देर तक पेट में पचा पाना उनके बस का नहीं। बेकार अपना दिमाग खराब किया जाए। वैसे उनके यहाँ की हर चीज़ ही महंगी होती है। हमारा डबल बेड 400 का आया था, पर बिल्कुल वैसा ही पलंग उनके यहाँ आते आते 650 का हो गया था। गुलाब के फूल एकदम ताज़ा थे। कहाँ से मिल गए? लगे भी बड़े सुरुचिपूर्ण ढंग से थे। कोने में रखी गोल मेज पर बड़े से पीतल के गमले में कैक्टस की कई शक्लें उभर आई थीं। नज़र उन्हीं में उलझ गई। मिसेस झंगरन कैसे चूक गई यहाँ? क्या उन्हें नहीं पता कि अब कैक्टस लिविंग रूम के बाहर कर दिया गया था, या मुझे ही नहीं पता? मैं इनकम टैक्स अधिकारी की पत्नी के पास ज़बरदस्ती जगह बनाकर बैठ गई। बहुत अच्छी साड़ी पहनी है आपने, कहाँ से खरीदी? तुरंत असर हुआ। उन्होंने उसका पूरा इतिहास सविस्तार बताते हुए ख़त्म किया। मिल तो रही थी 700 की, पर दुकानदार इनकी जान पहचान का था, सो 500 में दे दी। मैंने एक और ट्रम्प फेंकी। आजकल तो जिसे देखिए वही एक से एक भड़कीली साड़ी पहने दिखाई देगी, चाहे अपने ऊपर सजे या ना सजे। आपकी साड़ी तो बढ़िया है ही, पर उससे बड़ी बात यह है कि यह आप पर फब भी खूब रही है। एक नज़र का टीका भी लगा लेना था, सच। वे लजाई हुई सी बोली, अरे हटिए भी, आप तो बना रही हैं। पर मैंने उनकी आंखों में साफ देखा था कि तीर निशाने पर लग चुका था। सुखद बातों को मानव मन कितनी सहजता से स्वीकारता है। फिर कुछ देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं और अचानक, बड़ी खुशी हुई जी आपसे मिलकर। कहाँ रहती हैं आप? कभी आइए ना हमारे यहाँ। वही तो मैं कह रही थी, बात करने लायक लोग मिलते कहाँ हैं आसानी से। आप भी आइए ना हमारे यहाँ। कहते कहते मैंने उनसे तारीख भी तय कर ली। पतिदेव का रॉयल्टी का जो केस 2 साल से इनकम टैक्स ऑफिस में पड़ा है, वो तो सुलझ ही जाएगा। मिसेस झिंगरन हाथ में कोक का ग्लास पकड़ा गई। इनकम टैक्स अधिकारी की पत्नी दबे स्वरे बोली, देखिए कितने छोटे ग्लास हैं, एक कोक की पूरी बोतल भी नहीं आ सकती। इन झिंगरों को दावत देने का तो शौक है, पर पैसा पकड़ेंगे दांत से। भला ये भी कोई ग्लास है? मैंने मुस्कुराकर मौन स्वीकृति दी भी और नहीं भी। कुछ बोलती कैसे? मेरे ग्लास भी तो कुछ उतने ही बड़े थे। सोचा आएंगी तो इन्हें बाल्टी में कोक दूंगी। तभी मेज़बान आ पहुंची। और लीजिएगा, एक गिलास और लीजिए। ना ना, नहीं नहीं, मेरी नई दोस्त ने तपाक से कहा, ये गिलास बड़े प्यारे हैं, कहाँ से लिए? कट से तो इम्पोर्टेड लगते हैं। सच मज़ा आ गया। इनको तो हाथ में ही थामे रहने का मन होता है। मैं अभी इनसे यही कह रही थी। इशारा मेरी ओर था। क्षण भर को मैं चौंकी, फिर वही मुस्कुराहट भरी मौन स्वीकृति। साथ में जोड़ भी दिया, आपकी पसंद वाकई बहुत अच्छी है। कहकर लगा कहने की ज़रूरत नहीं थी, पर शायद अपने अभिनय पर पूरा विश्वास नहीं था। अप्रत्याशित तरीके से बात बदल दिए जाने पर संकोच एवं आश्चर्य को अच्छी तरह ढांपने के लिए मुखर स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती। पुरुषों में सदा की तरह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर गर्मा गर्म बहस चल रही थी। डॉक्टर साहब कुछ ही समय पहले अमेरिका से लौटे थे, अतः वो हर विषय पर एक अथॉरिटी की तरह बोल रहे थे। अपनी गैर हाजिरी में घटी निहायत देसी घटनाओं पर भी। शिकागो में मैं जब था, या फिर कॉर्नेल में, के बिना उनका कोई वाक्य पूरा नहीं हुआ। कमरे में उपस्थित हर किसी को अब तक उनकी विदेश यात्रा के अधिकांश प्रसंग कंठस्थ हो गए होंगे। पतिदेव उसी मंद मुस्कुराहट में हाँ हूँ तक सीमित थे। इतना चुप रहने वाले को तो लेक्चरर भी नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर किसने बना दिया इन्हें? मैंने पता नहीं कितनी बार सोचा। सब अपनी अपनी बात रख रहे थे। पहले की ख़त्म नहीं होने पाती कि दूसरा चालू हो जाता। वकील साहब खींच तान कर अपने मुकदमों के किस्से सुनाने लगे। नागरवाला, बैंक वैन रॉबरी, विद्याजैन हत्याकांड, राजेश्वरी हत्याकांड, कुछ भी तो नहीं छोड़ा उन्होंने। ये बात हुई, अब महिलाओं के कान भी उधर ही लग गए। मैं तो पहले ही कहता था कि नागमणि छूट जाएगा। कहा था ना मैंने आपसे मिस्टर श्रीवास्तव। नहीं नहीं, आपसे नहीं, किसी और से कहा था। अजी मैंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर नागमणि नहीं छूटा तो मैं प्रैक्टिस करना छोड़ दूँगा। आखिर छूटा कैसे? खुद उसका लड़का उसके खिलाफ था। अजी साहब, लड़के से क्या होता है? भगवान भी खिलाफ हो जाएं तो हम लोग बचा लें। हम तो उसके साथ थे। हालांकि केस बड़ा उलझा हुआ था। घोड़े वाला आया था पिछले महीने यहाँ, बड़ा ही परेशान। कहने लगा जाने वाली तो गई, अब तो जैसे भी हो नागमणि को बचाना है। मैंने कहा कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा इसके लिए तो।
बातों ही बातों में एक ऐसा पॉइंट बता दिया कि साहब वो उछल पड़ा और नतीजा आपके सामने है। हाँ भाई, जवाब नहीं वकीलों का। इनकम टैक्स अधिकारी बोले, जाको राखे आप लोग, मार सके ना कोई। मुझे आप अपना पक्का दोस्त बना लीजिए, बहुत देर से मुझे दो खून करने की ज़रूरत हो रही है। श्रीवास्तव जी बेहद गंभीरता से बोले। हंसी की एक लहर सी दौड़ गई और श्रीवास्तव जी ने हंसते हंसते ऐसे तपाक से सबके साथ हाथ मिलाया जैसे बहुत बड़ी बात कह दी हो। मिसेस झिंगरन के काम में हाथ बटाने की औपचारिकता निभाने मैं किचन में चली गई। वैसे तो दिन में 3 घंटे उन्होंने मुझे खासा सताया था। बस कुछ करना नहीं है, बस मेज पर सामान लगाना ही रह गया है। सुगंध और शक्ल ही बता रही है कि हर चीज़ लाजवाब है। मैंने डोंगे में कोफ्ते डालते हुए कहा, खाकर बताना। वैसे अपनी तरफ से तो कोई कसर छोड़ी नहीं मैंने। कोफ्तों में तो फ़कत मेवा ही भरा है। सुबह से लगी हूँ, तुम्हें तो पता ही है, पर इन लोगों को पसंद आए तब है ना। बड़े नक चढ़े हैं। खाना लग चुका था। क्या हम अंदर आ सकते हैं? कहने के साथ ही सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक महिला अंदर घुसी। उनके पीछे पीछे एक सज्जन। आइए आइए। मिस्टर झिंगरन अपनी चिर परिचित अदा से उठ खड़े हुए। हमने तो आपकी उम्मीद छोड़ ही दी थी, बड़ी देर हो गई। कोई खास बात? अब क्या बताएं? महिला कुछ लजाई सी बोली। बाहर निकले ही थे कि तभी पास के पेड़ पर एक कोयल बोल पड़ी। मुझसे रहा नहीं गया, एकदम कुछ लिखने का मूड हो आया। अच्छा, क्या लिख डाला आपने? अजी गनीमत समझिए कि 4 कविताएं लिखकर ही छुट्टी कर दी, नहीं तो ये रात भर टेबल से न हटती और मैं गाड़ी स्टार्ट किए बाहर इंतज़ार ही करता रहता। सज्जन का स्वर कुछ झुंझलाया सा था। कहाँ छपती हैं आपकी कविताएं? कभी हमें भी तो पढ़वाइए ना। डॉक्टर साहब कविता में भी रुचि रखते थे। ना बाबा ना, मुझे ये छपाना वपाना पसंद नहीं आता। लिखना कम और ढिंढोरा पीटना ज़्यादा। मुझसे तो संपादक लोग कविता मंगवाते भी हैं तो मैं साफ साफ कह देती हूँ कि उन लोगों की छापिए जो छपाने के लिए मरे जा रहे हों। लाख मना करने पर भी कल भारती जी की तीसरी चिट्ठी आई कि एक ही कविता भेज दीजिए। मेरा तो मन ही नहीं होता, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मना करूँ। अच्छा लीजिए, अब देर ना कीजिए। मिस्टर झिंगरन उन्हें प्लेट पकड़ा रहे थे। लेकिन देखिए, पूड़ियों पर कविता न लिखने लगिएगा। पास खड़ी डॉक्टरनी ठठाकर हंस पड़ी। कवियत्री महोदया कुछ शर्माई। मुझे कहीं कुछ संतोष हुआ कि चलो ये कुछ बोली तो। मैं खिसक कर मिसेस भल्ला के पास पहुंच गई। लीजिए ना। मैंने उसी खिंचावदार मुस्कुराहट के साथ उनकी प्लेट में दही बड़ा डाला। उन्होंने थैंक यू कहा। अरे थैंक यू किस बात का मिसेस भल्ला, मैं तो रिश्वत दे रही हूँ। वो कुछ समझी नहीं। मुझे किस बात की रिश्वत? आपके बाल बड़े प्यारे लग रहे हैं। आपके जूड़े का स्टाइल सीखने का मन हुआ, सोचा दही बड़ा देकर शुरू करूं। मैं हंसी। ओहो, तो ये बात है। आप तो बड़ी होशियार हैं। होशियार तो तब समझूंगी जब आप अपने बालों का राज मुझे बता दें। मिसेस भल्ला की मेरे प्रति रुचि बढ़ी। हेयर डू का पूरा इतिहास बताया गया कि कैसे अमेरिका वासी भाई लाडली बहन के लिए एक से एक स्विच और विग भेजता रहता था। हालांकि भाभी को ये सब तनिक पसंद ना था, पर भाई बहन के रिश्ते भाभीयों की पसंद नापसंद पर थोड़ी चलते हैं। कई बातें उन्होंने मेरे विषय में पूछी। घर आने का निमंत्रण भी आ ही गया। अचानक उन्हें जोर की खांसी आ गई। मैंने लपक कर पानी का गिलास बढ़ाया। डालडा भर रखा है हर चीज़ में। 3-4 घूंट भर कर वे फुसफुसाईं। आदत नहीं है ना, खाते ही गला बैठ जाता है। मेरी फिर वही मौन मुस्कुराहट। तभी मिसेस झंगरन कटलेट्स की प्लेट लिए चली आईं। आप लोग तो बातें ही किए जा रही हैं, कुछ खाइए भी। मैं चटपट बोल पड़ी। भाई मुझसे ना कहिए, मैं तो सब शील संकोच छोड़कर खाए चली जा रही हूँ। आपके दूसरे मेहमान चाहे जो सोचें। मिसेस भल्ला बात काटती सी बोली, इतना कुछ बना डाला है आपने कि समझ नहीं आ रहा सब चीज़ों को चखें भी कैसे। ये रोल्स तो आपसे सीखने पड़ेंगे। पसंद आए आपको? चलिए, तब तो मेहनत सफल हो गई। मिसेस झिंगरन मुझे अनदेखा करती सी आगे बढ़ गईं। आपको नहीं अच्छे लगे? मिसेस भल्ला फिर मेरी तरफ मुड़ गईं। दुविधा में मैंने चम्मच भर पुलाव मुंह में रख लिया। खाना वाकई बढ़िया था। काफ़ी पैसा खर्च हुआ होगा, मेहनत भी खासी लगी होगी। मैंने पूरी की प्लेट मिसेस भल्ला की तरफ बढ़ाई। अब जरा पुलाव देखूं। पूरी तो 3 खा चुकी हूँ। मुझे अच्छी तरह पता था कि वे 5 पूड़ियाँ खा चुकी थीं। पुलाव से उनकी प्लेट भर गई। शायद वे भूल गई थी कि वो भी डालडा में ही बना था, या भुला देना ही उन्हें मुनासिब लगा हो। इसी दौरान मैंने पाया कि डॉक्टरनी साहिबा जगह बनाती हुई मेरे पास आ गई। आपकी साड़ी बहुत सुंदर है। हथकंडा मुझे जाना पहचाना लगा।
मैं अपने को ही बड़ा 30 मार्का समझ रही थी, वे मुझी पर दांव चलाने आ गईं। लेकिन वहम दूर होते देर नहीं लगी। वे कच्ची खिलाड़ी थी, शायद पचा नहीं पाई, जल्दी ही खुल गईं। लड़की का एडमिशन कराना था। परीक्षा के समय फ्लू हो जाने से डिवीज़न रॉयल आई थी। सब ने प्लेटें रख दी। आइसक्रीम का दौर शुरू हुआ। मिसेस झंगरन ने घर में ही जमाई थी। इनकम टैक्स अधिकारी की पत्नी मुझे पास दिखाई दी। बर्फ़ का चूरा कैसा लगा आपको? मैं भी शैतानी के मूड में आ गई। बचपन में चुस्की का बर्फ़ खाते थे, वही याद आ रहा था। ज़रा रंग की कमी है। अजी रंग की भी कहाँ कमी, साड़ी नहीं देखी इनकी, बैल देखे तो भड़क जाए। मैं मुंह कान के पास लाकर फुसफुसाई, मिस्टर झंगरन भड़के से दिखाई दे तो रहे हैं? एक जोरदार कह कहा। सब निगाहें हमारी तरफ घूम गईं। अरे कुछ हमें भी तो बताइए। लेडीज़ की बात है, पुरुषों का मतलब नहीं। मतलब कैसे नहीं? सफ़ेद बालों के बावजूद मिस्टर भल्ला में रवानगी दिखाई देती है। मर्दों को लेडीज़ की बात से मतलब नहीं होगा तो किसको होगा? फिर एक कह कहा। मिसेस भल्ला नाक सिकोड़ती ही रह गई। बहुत बढ़िया पार्टी रही। इतना बढ़िया खाना खिलाएंगी तो रोज़ रोज़ आना पड़ेगा। अरे कहाँ, कुछ बना ही नहीं पाई। आप लोगों के आने से बड़ी खुशी हुई। फिर आइएगा ज़रूर। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते, गुड नाइट, बाय। सड़क पर पहुंचते ही वो मुस्कुराहट भरा चेहरा उतार कर पर्स में रख लेती हूँ। सिर से मानो बोझ उतर गया हो। यकायक ख्याल आता है कि शायद वे सब भी इस समय अपने अपने चेहरे से मुखौटा उतार कर सहेज रहे हों। सोचकर एक बार और मुस्कुरा देती हूँ। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अरुणा सी तेज जी की लिखी हुई कहानी नुमाइश। कहानी सुनते या पढ़ते समय ऐसा लग रहा था कि हम कहानी नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि एक औपचारिक एक पेज 3 पार्टी का दृश्य देख रहे हैं। आशा है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।